Hello, once again, good morning, all of you. In the child health nursing, we're discussing about the unit number 3rd, the sick child. In this, we're discussing about the headache, the pediatric procedures. In this include the various type of the procedures in the applicable on the children. In this, we're discussing about the calculation and the administration of the medication. ठीक है, तो इसी के अंदर जो ओरल मेडिकेशन के जो मेडिकेशन का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और कैसे ये के अंदर उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. ठीक है, तो ओरल मेडिकेशन से रिलेटेड हम उसका जो किस किस फॉर्म के अंदर जो दवाई उसके अंदर एप्लीकेबल करवा सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स या फिर जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मतलब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो हमको ध्यान के अंदर रखने का जरूरत होता है. ठीक है, तो इसके अंदर इतना टॉपिक तक रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिए थे. ठीक है, द नेक्स्ट सेम इज जो ओरल मेडिकेशन के अंदर नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रोसीजर. ठीक है, मतलब इस ओरल मेडिकेशन देने का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसके अंदर एप्लीकेबल करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको हैंड हाइजीन को मेंटेनेंस करना, मतलब जो कोई भी जो मेडिसिन वगैरह देने से पहले या फिर कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और उसके बाद में हमको हैंड हाइजीन करने का जरूरत रहता है. ठीक है, उसके बाद में जो वेयर ग्लोव्स, मतलब जो साफ जो स्टेराइल जो ग्लोव्स होते हैं वो हमको उसके अंदर एप्लीकेबल करने का जरूरत रहेगा. ठीक है, Then next, arrange the needed article in the tray nearby. ठीक है, मीन्स जहाँ पे जो बेबी का जो बेड रहेगा या फिर जो अदर कोई जो ट्रॉली के अंदर यदि जो बेबी है, ठीक है, तो उसके आसपास के अंदर ट्रे के अंदर हमको जो भी ओरल मेडिकेशन से रिलेटेड जो दवाइयाँ या फिर जो अदर जो आर्टिकल्स वगैरह हमको जरूरत के अंदर होते हैं. ठीक है, तो उन सारे आर्टिकल्स को हमको उस बेड के नियर बाय हमको लाके अरेंज कर देना एक ट्रे के अंदर. ठीक है, Then next, explain the process to child if understandable or family member. ठीक है, और उसके बाद में जो प्रोसीजर रहेगा वो हम जो आर्टिकल्स नियर बाय लगने के बाद में यदि जो चिल्ड्रन है वो यदि समझ सकता है तो हमको उसको समझाना कि हाँ देखो कि हम जो मेरा नाम ये है, मैं आपको इस वे के अंदर ये प्रोसीजर करने जा रही हूँ, आपको ये प्रॉब्लम है, इससे आपको ये बेनिफिट्स रहेगा. तो सारे जो डाउट्स रहेंगे वो उनको हमको क्लेरिफाई कर देने हैं. बच्चा यदि नहीं समझ पाता था उसकी मदर या फिर उसके अदर जो फैमिली रिलेटिव्स वगैरह उसके आसपास के अंदर होते हैं तो उन सबको हमको ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए हमको एक्सप्लेन करने का जरूरत रहेगा. ठीक है, Then next, check the prescription and select the medicine. ठीक है, और जो हमारे पास में जो ट्रीटमेंट चार्ट, मतलब जो फिजिशियन या फिर जो पीडियाट्रिशियन होता है तो उस पीडियाट्रिशियन के द्वारा जो लिखा हुआ जो डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन होता है, जो मेडिसिन वगैरह रहेगी, तो उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करके उस मेडिसिन को हमको सेलेक्ट करना है. ठीक है, देन क्रश है. ठीक है, और उसको यदि बड़ी टैबलेट फॉर्म के अंदर है तो उसको हमको क्रश करने का जो क्रशर होता है, मतलब उसको कूट के एक पाउडर फॉर्म के अंदर हमको छोटा छोटा पीसेस के अंदर हमको उसको डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो इजीली बेबी के द्वारा वो स्वेलोइंग इन किया जा सकता है. ठीक है, एंड इट डाइल्यूट इन द वाटर और एनी फ्लेवरिंग एजेंट. ठीक है, और उसको पाउडर फॉर्म की जो मेडिसिन रहेगी उसको हमको डाइल्यूट कर देना है, या तो वाटर के अंदर या फिर शुगर वाटर या फिर अदर कोई फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब जो उसके अंदर फ्रूट जूस वगैरह वो उसके अंदर एप्लीकेबल हम कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट, सेलेक्ट द मेडिसिन क्रश में डाइल्यूट इन द वाटर और एनी फ्लेवरिंग एजेंट. ठीक है, एंड प्रोवाइड इट चाइल्ड बाय द ड्रॉपर और स्पून. ठीक है, और उसको बेबी को हमको या तो ड्रॉपर के द्वारा या फिर जो छोटी सी जो चम्मच होती है उस चम्मच के द्वारा उसको हम बेबी को हम पिला सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट, ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले रीचेक अगेन बिफोर एडमिनिस्ट्रेट. ठीक है, और दवाई को देने से पहले एक बार हमको फिर से हमको बना जो दवाई प्रिपेयर की गई है उसको एक बार फिर हमको देख के उसको एप्लीकेबल करना है. क्या पता हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, तो वापस देने से पहले भी हमको दवाई को हमको अच्छे से चेक करके हमको दवाई देना है. ठीक है, देन नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर एंड अरेंज द आर्टिकल्स. ठीक है, जब दवाई हम अरेंज होगा उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाएगी तो हमको बेबी होता है उसको निकलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सब हमने जो पहले देख के रखा था तो उसको निकलने तक का वेट उसके करके हमको उसके पास में हमको खड़ा रहना होता है. ठीक है, तो जब तक वो दवाई होता है वो निकल नहीं लेता है या फिर उसको हमको देखना है कोई उल्टी वगैरह तो नहीं हो रही. ठीक है,
तो ये सब सारा जो एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद में हमको वेट करना है। उसके बाद में जो प्रोसीजर रहेगा, यदि नॉर्मल क्राइटेरिया रहता है, उसको दवाई देने में कुछ तकलीफ वगैरह नहीं हुई, तो ये सब जो रिपोर्टिंग रहेगी वो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर के अंदर हमको लिखने का जरूरत रहेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट अरेंज द आर्टिकल्स, ठीक है। और जो आर्टिकल्स यूज में हुए थे, वेस्ट मटेरियल वगैरह जो होता है उन सबको हमको लेके वापस सही जगह के ऊपर या फिर उसको साफ करने का जरूरत है, तो उसको आपको अरेंज के लिए वापस उसको सही जगह के ऊपर रख देना है। ठीक है। तो ये रहेगा ओरल मेडिकेशन के द्वारा कौन 20 डे के अंदर हमको बेबी को एक ओरल मेडिकेशन होता है वो उसके अंदर हम प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ओरल मेडिकेशन का प्रोसीजर के बाद में नेक्स्ट जो मेडिकेशन का जो रूट रहेगा वो रहेगा द पेरेंटल मेडिकेशन। ठीक है। तो पेरेंटल रूट के द्वारा जो मेडिकेशन जो एडमिनिस्ट्रेट करने का जो प्रोसेस क्या रहेगा जो चिल्ड्रंस के अंदर, उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट हेडिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। As the parenteral medication, it means the medication administration route another than the GI tract as a inserting method। ठीक है। मीन्स जो पेरेंटल का मीन्स रहेगा जो एंट्रल मतलब जो इंटेस्टाइन और जो माउथ वाला जो एरिया था उसको छोड़ के, ठीक है, मतलब माउथ वाला और जो इंटेस्टाइन वाला जो एरिया होता है उसके अलावा तो दूसरा जो वे रहेगा जिसके अंदर जो इंजेक्टेड मतलब जो बहुत सारे जो अलग अलग वे के अंदर जो इंजेक्शन के द्वारा जो मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो मेनली जो इंजेक्टिंग मेथड होता है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है। तो उस टाइप का जो मेडिकेशन का जो मेथड रहेगा वो पेरेंटल मेडिकेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है। इन दिस फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन, ठीक है। और पेरेंटल रूट के अंदर तो दवाई रहेगी, जो मेडिसिन रहेगी उसका किस फॉर्म के अंदर जो दवाई होगी वो इसके अंदर अवेलेबल रहती है। ठीक है। जैसे कि एज एग्जांपल जो ओरल मेडिकेशन के अंदर हमने देखा था कि जो दवाई का जो फॉर्म रहेगा वो टैबलेट के अंदर हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, छोटी सी जो पील्स हो सकती है, और जो दवाई जो लिक्विड दवाई जो सिरप होती है उसके फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे जो पेरेंटल मेडिकेशन के अंदर जो फॉर्म ऑफ मेडिकेशन मतलब जो दवाई होती है वो किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहती है जिसको हम इंजेक्शन के द्वारा बढ़ सकते हैं। ठीक है। द लिक्विड डाइल्यूशन और द पाउडर फॉर्म इन द एम्पूल और वाइल। ठीक है। और जो पेरेंटल रूट की जो दवाई रहेगी वो या तो फिर पाउडर फॉर्म के अंदर या फिर जो लिक्विड जो डाइल्यूट किया हुआ जो एक केमिकल फॉर्म के अंदर, या तो वो कांच की जो बोतल होती है उसके अंदर वाइल के अंदर, या फिर जो एम्पूल होता है उन दोनों के अंदर एम्पूल और वाइल के अंदर पाउडर फॉर्म के अंदर, या फिर जो एम्पूल के अंदर जो डाइल्यूट किया हुआ जो लिक्विड फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो सकती है। ठीक है। तो ये दवाई का फॉर्म रहेगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और पाउडर फॉर्म रहेगा तो उस पाउडर फॉर्म को हमको डाइल्यूट करने का जरूरत रहेगा। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म के अंदर जो पेरेंटल रूट की जो मेडिसिन होती है वो उसके अंदर अवेलेबल रहती है। ठीक है। देन नेक्स्ट पेरेंटल मेडिकेशन का साइड। ठीक है। मतलब बच्चों के अंदर जो पेरेंटल मेडिकेशन रहेगी वो कौन कौन से साइड के वहां पे आप उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो बेसिकली जो ये जो साइड्स है उसकी जगह के ऊपर हम इंजेक्शन होता है वो उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो डेल्टोइड मसल, ठीक है, मतलब जो डेल्टोइड मसल जो बेबी का ये वाला जो हाथ वाला जो पार्ट रहेगा इस जगह के ऊपर डेल्टोइड मसल्स के वहां पे मेडिकेशन हम दे सकते हैं। ठीक है। और यदि डेल्टोइड मसल जब यूज के अंदर करना है, जब दवाई का अमाउंट है वो 3 ml से लेकर 5 ml यदि है, मतलब ऐसी जो दवाई है जो बच्चे को 3 ml से लेकर 5 ml तक अमाउंट के अंदर है, ठीक है, तो उसके लिए हमको ये डेल्टोइड मेथड वाला जो डेल्टोइड मसल वाला जो पार्ट है वो उसके अंदर यूज करने का जरूरत रहेगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन द ग्लूटियल मसल। ठीक है। ग्लूटियल मसल्स मतलब जो पीछे वाला जो पार्ट रहेगा। ठीक है। तो ये वाली इस जगह के ऊपर जो मसल्स रहेगी वो ग्लूटियल मसल्स कहलाती है। तो ये बच्चे के अंदर जब दवाई का अमाउंट मोर देन 5 ml मतलब 5 ml से ज्यादा दवाई का अमाउंट उसके अंदर यदि होता है, ठीक है, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इंजेक्शन रहेगा वो बच्चे को 10 ml से ज्यादा उसके अंदर होता है, 5 ml से ज्यादा
6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml, ठीक है, तो रहेगा। तो उसको लगाने का जो साइड रहेगा वो पीछे की तरफ बेबी का जो ग्लूटियल मसल वाला जो पार्ट रहेगा उस जगह के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट दूसरी जो साइड रहेगी द वास्कस लैटरलिस, ठीक है, द वास्कस लैटरलिस वाला जो मसल्स का जो पार्ट रहेगा उस जगह के ऊपर जो दवाई होती है वो उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। और वास्कस लैटरलिस वाला जो साइड कहाँ पे रहेगा बेबी के अंदर, जो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, मींस ये वाला जो पार्ट रहेगा बेबी का जो ये जांग वाला जो पार्ट रहेगा, तो इस जगह के ऊपर वास्कस लैटरलिस वाला जो ये वाला जो पार्ट रहेगा इस जगह के ऊपर जो दवाई होती है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो वो साइड क्या रहेगी, तो वास्कस लेटरलिस, ठीक है। तो वास्कस लेटरलिस वहां पे जो इंजेक्शन लगाया जाएगा, जो दवाई का अमाउंट रहेगा वो 3 ml से कम हो, ठीक है, मतलब जब भी दवाई रहेगी वो यदि 3 ml से यदि कम है, इंजेक्शन यदि हमने लिया है तो वो यदि 3 ml से उसका अमाउंट यदि कम है तो उसका जो रूट रहेगा वो मसल्स वाला है, जो ये वाला एरिया रहेगा वास्कस लेटरलिस वाला जो एरिया रहेगा वहां पे हमको लगाना है, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे रहेंगे तो उनके अंदर जो आईवी जो मेडिकेशन रहेगी, जो इंट्रावेनस मतलब हमारी जो बच्चे की जो वेन रहेगी उस वेन के अंदर भी हम उसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेन के अंदर जब बच्चा स्टार्टिंग के अंदर रहेगा मतलब बर्थ के टाइम से रहेगा तो उस बर्थ के टाइम के अंदर उसके अंदर जो वेन्स रहेगी जो अम्बिलिकल वेन, ठीक है, मतलब अम्बिलिकल वेन के अंदर या फिर जो स्कार्प वेन, ठीक है, मतलब छोटे बच्चों के अंदर जो इंट्रावेनस जो इंजेक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। तो बर्थ होने के टाइम पे यदि जो बेबी रहेगा तो उस बेबी के अंदर जो प्लेसेंटा के साथ में जुड़ी हुई एक जो ट्यूब होती है, ठीक है, तो इसी जो नाभि वाला जो पार्ट रहेगा उस नाभि वाले एरिया के अंदर एक जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, एक ट्यूब लगी हुई होती है। इस ट्यूब को अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इस वे के अंदर बेबी का जो पार्ट रहेगा तो इसके यहाँ पे एक ट्यूब वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो आर्टरी और उसके अंदर जो वेन होती है, ठीक है, तो इस जगह के ऊपर एक जो ट्यूब लगी हुई होती है और इसी ट्यूब के अंदर जो आर्टरी और उसके अंदर जो ब्लड वेसल जो वेन वगैरह रहती है तो उस वेन के अंदर भी जब बच्चा बर्थ होता है तो उस बर्थ के टाइम से उसके अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उस टाइम के अंदर उस अम्बिलिकल वेन के अंदर हम उसको मेडिकेशन होता है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो रहेगा अम्बिलिकल वेन, मतलब जब बच्चा बर्थ होता है तो बर्थ जो बेबी जो मदर के पेट के अंदर होता है तो पेट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कि इसका जो नाभि वाला एरिया होता है वहां पे एक ट्यूब लगी हुई होती है, ठीक है, ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, जो मदर से ब्लड होता है उस बेबी तक लेके जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी और वेन, ठीक है। तो वेन वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो बेबी का बर्थ होने के बाद में उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर मेडिकेशन होता है वो दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्कार्प वेन, ठीक है, जो स्कार्प वेन रहेगा मतलब ऐसी जो वेन्स रहेगी जो बेबी का जो बर्थ होता है, ठीक है, तो बर्थ होने के बाद में बेबी का जो सिर वाला जो पार्ट रहेगा मतलब बेबी का जो हेड वाला पार्ट रहेगा तो उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, तो उसके अंदर भी हम जो दवाई होती है वो डायरेक्टली जो सिर वाला जो पार्ट होता है बेबी के अंदर बर्थ होने के बाद में उसके ऊपर बाल होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, तो बाल होते हैं वो उसके अंदर थोड़े कम होते हैं तो इजीली जो सिर के ऊपर की जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमको इजीली दिखाई देती है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो आईवी इंजेक्शन देने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड वाला या फिर जो सिर वाला एरिया इसलिए हम यूज में लेते हैं क्योंकि हाथों की जो वेसल्स वगैरह होती है वो उनके अंदर इजीली हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्किन वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर छोटे बच्चों के अंदर बर्थ के टाइम से फैट होता है वो उसके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। तो फैट उसके बच्चों के अंदर स्किन वाला एरिया रहेगा वहां पे ज्यादा रहेगा तो हमको जो वेन होती है छोटे बच्चों की वो हमको इजीली नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो इसकी वजह से यदि इमरजेंसी के अंदर हमको आईवी मेडिकेशन देने का जरूरत रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर आईवी मेडिकेशन देने के लिए हमको जरूरत को पूरा करने के लिए या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के वहां पर जो ब्लड वेसल्स होती है जो हमको इजीली दिखाई दे सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे हम उसके अंदर मेडिकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो सिर वाला जो एरिया रहेगा छोटा बच्चा यदि बर्थ के टाइम से उसका जो सिर वाला देखेंगे तो उसी जगह के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, तो सिर वाले एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स होगी वो हमको इजीली दिखाई देती है तो उस वाले एरिया के अंदर भी हम
इंजेक्शन होता है वो आईवी इंजेक्शन होता है वो ब्लड के अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। और यदि कभी कभार यदि जो हाथों के अंदर या फिर जो पाँव वाला एरिया होता है वहां पे भी यदि जो वेन होती है वो यदि दिखाई देती है तो उसकी जगह के अंदर भी हम मेडिकेशन होता है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज वाला जो एरिया रहेगा हाथों के अंदर या फिर जो पाम वाला एरिया रहेगा तो उसके अंदर जो वेन रहती है उस वेन के अंदर भी हम जो दवाई होती है वो उसके अंदर प्रेस्क्राइब हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटी जो वेन वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर भी मेडिकेशन है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा कि जो पेरेंटल जो मेडिकेशन वाला जो रूट रहेगा उसके अंदर बच्चों के अंदर कौन कौन से अमाउंट के अकॉर्डिंग हम दवाई है वो उसके अंदर किस किस साइड के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन फेज के अंदर जो मेडिकेशन रहेगा पेरेंटल रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर दवाई रहेगी उसका फॉर्म क्या रहेगा और ये जो दवाई रहेगी इंजेक्टिंग मेथड के द्वारा कौन कौन से साइड के ऊपर बच्चों में लगाई जा सकती है। Okay, the next the introduction phase regarding the parenteral medication, उसके बाद में आएगा the articles, ठीक है। मैं जो parenteral medication का जो प्रोसेस उसके बेबी के ऊपर हम एप्लीकेबल करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमको उसके अंदर नीड रहेगी, ठीक है। तो उसके अंदर जैसा पेरेंटल मेडिकेशन रहेगा तो उसके रूट के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स का जरूरत उसके अंदर हमको रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर मेडिकेशन ट्रे में इस वे के अंदर जो एक बड़ी जो स्टेनलेस स्टील की एक जो ट्रे रहेगी उसके अंदर हमको जरूरत रहेगी। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मतलब जो पीडियाट्रिशियन रहेगा तो वो पीडियाट्रिक के जो डॉक्टर रहेगा उसके द्वारा जो ऑर्डर किया गया जो ऑर्डर शीट रहेगा वो हमारे पास में होना चाहिए। स्टेराइल स्वैब, ठीक है, मीन्स जो वेन वगैरह या फिर कोई भी जो साइड होती है जब जिस जगह का हमको इंजेक्शन लगाने का जरूरत रहेगा, ठीक है, तो उस साइड के ऊपर हमको इंजेक्शन लगाने के उससे पहले हमको साफ करने का जरूरत उसके अंदर रहेगा, ठीक है। जो स्टेराइल जो स्वैब रहेगा कॉटन वगैरह वो हमारे पास उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेराइल ग्लोव्स रहेगा तो वो ग्लोव्स रहेगा वो हमको उसके अंदर पहनने का जरूरत रहेगा, ठीक है। जो हैंड हाइजीन को या फिर जो कंटा जो कांटेक्ट के द्वारा इन्फेक्शन को फैलने से रोकेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेराइल सिरिंज, ठीक है, जो सिरिंज रहेगा जो इंजेक्शन मेथड के द्वारा जो मेडिसिन रहेगी उसको भरने के जो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो आर्टिकल्स रहेगा उसके अंदर सिरिंज रहेगा जो दवाई रहेगी वो उस सिरिंज के अंदर भरी जाएगी। तो सिरिंज के अंदर जो नीडल वगैरह या फिर जो सिरिंज रहती है वो उसके अंदर हमको स्टेराइल उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट आईवी कैनुला, ठीक है, मतलब जो कैनुला या फिर जो लोकल लैंग्वेज के अंदर जो वीगो हम बोलते हैं, ठीक है, तो वीगो या फिर जो आईवी कैनुला रहेगा वो बच्चों के अंदर यूज होने वाला 24 नंबर का या फिर जो 26 नंबर का, ठीक है। तो 24 नंबर का येलो कलर का या फिर जो 26 जो पर्पल कलर का उसके अंदर जो आईवी कैनुला रहेगा वो उसके अंदर बच्चों के अंदर यूज में लिया जाएगा तो वो उसके अंदर हमको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो वो आईवी मेडिकेशन यदि या फिर जो आगे उसको बॉटल वगैरह चढ़ाने का जरूरत रहेगा तो बॉटल वगैरह चढ़ाने के लिए जो कैनुला रहेगा वो उसके अंदर हमको फिक्स करने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो उसके लिए जो एप्रोप्रिएट साइज का जो एप्रोप्रिएट गॉज का जो आईवी कैनुला रहेगा वो उसके अंदर हमको लेने का जरूरत रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्यूरेटोमीटर, ठीक है, तो ब्यूरेटोमीटर एक टाइप का जो आईवी सेट होता है, ठीक है। छोटे बच्चों के अंदर कोई भी जो आईवी बॉटल मतलब बॉटल वगैरह उसके अंदर जो फीड करवाई जाएगी, ठीक है। तो बच्चों के अंदर आईवी इन्फ्यूजन जो ड्रिप होगी वो ड्रिप लगाने से पहले उसका जो मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस वे के अंदर छोटे बच्चों के अंदर एक ब्यूरेटोमीटर होता है। तो इसी वे का जो एक मेजरमेंट करने के लिए जो ब्यूरेटोमीटर रहेगा तो ब्यूरेटोमीटर के अंदर ऐसा रहेगा कि सबसे पहले जो आईवी कैनुला से जो फ्लूइड रहेगा वो इसके अंदर भरा जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मेजरमेंट किया हुआ होगा कि इतना एमएल हमको फ्लूइड चढ़ाना है, ठीक है। तो एक बोतल में से वापस बाहर निकाल के जो बच्चे को इतने टाइम पीरियड के अंदर जो माप तोल करके मतलब कैलकुलेशन करके जो बोतल में से आधा फ्लूइड यदि वो दिया जाएगा ड्रिप में से तो उसको मापने के लिए जो एक जो
आर्टिकल यूज के अंदर लिया जाता है, ठीक है, उसको ब्यूरोटोमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ब्यूरोटोमीटर जो पहले आईवी बॉटल में से पानी जो फ्लूइड रहेगा वो इसके अंदर भरा जाएगा और इसके अंदर से बेबी के अंदर वो हमको एडमिनिस्ट्रेट हम करवा सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द टर्निकेट, ठीक है। तो टर्निकेट का मतलब रहेगा एक टाइप का जो बेल्ट होता है, ठीक है, तो वो हाथ के वहां पे बांध सकते हैं, जिसके द्वारा जो वेन होती है वो हमको इजीली उसके अंदर आइडेंटिफाई हो सकते हैं। जो किसी बेबी का यदि वो हमको वेन होगी वो नहीं मिल पाती है तो उसके लिए जो हाथ पकड़ना पड़ता है, ठीक है, तो उस हाथ को नहीं पकड़े बिना उसके अंदर यदि वो टर्निकेट नाम का जो बेल्ट रहेगा वो बेल्ट उसके ऊपर यदि हम बांध देंगे तो बेल्ट बांधने के बाद उसको हम इजीली उसके अंदर प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एडहेसिव बैंड, ठीक है। तो एडहेसिव बैंड रहेगा इस वे के अंदर कि कोई भी जो आईवी कैनुला हमने फिक्स किया है, ठीक है, या फिर जो बटरफ्लाई जो छोटी जो आईवी कैनुला होता है वो उसके अंदर हमको उसके अंदर अटैच करना है, ठीक है, तो उसको फिक्स करने के लिए जो एडहेसिव जो टेप होती है वो उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सीजर, किसी को पार्ट को कट करने के लिए, किडनी ट्रे रहेगा, जो वेस्ट मटेरियल जो सीरीज वगैरह या फिर जो वेस्ट मटेरियल जो दवाई का जो वेस्ट रहेगा, कांच का जो मटेरियल रहेगा वो इस वेस्ट के जो कलेक्ट करने के लिए किडनी ट्रे होती है वो इसके अंदर यूज के अंदर हम लेते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी किट, ठीक है, और इसी वे के अंदर इमरजेंसी किट मतलब कोई आईवी मेडिकेशन उसके अंदर दी है या फिर बेबी को कुछ हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई एलर्जी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, तो या फिर उसको कुछ साइड इफेक्ट वगैरह हो जाता है तो इमरजेंसी के अंदर जो इमरजेंसी जो ट्रे होती है उसके अंदर इमरजेंसी मेडिकेशंस वगैरह, ऑक्सीजन का मेथड या फिर अदर जो मेडिकेशन वगैरह, नोजिया वॉमिटिंग करवाने के लिए, डायरिया को कम करने, तो ये सब जो मेडिकेशन होती है वो इमरजेंसी केसेस के अंदर यूज में ली जाती है, तो वो उसके अंदर हमको पहले से ही प्रिपेयर करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो आर्टिकल्स रहेंगे वो पेरेंटल मेडिकेशन के अंदर हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। Okay, the next articles related to the parental medication. The next heading, the procedure to apply या फिर administrate the parental medication, ठीक है। जो parental route के द्वारा जो चिल्ड्रंस के अंदर मेडिकेशन देने का क्या उसके अंदर स्टेप्स या फिर क्या उसके अंदर प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो here the following procedure should be applicable to administrate the medication to the children in the parental route, ठीक है। The first of all we have to maintain the hand hygiene and apply the gloves and explain the procedure to the children if understable and the मदर, ठीक है। मीन्स सबसे पहले हमको जो ट्रांसमिशन नहीं हो, कोई भी जो कंटामिनेशन या फिर कोई कंटामिनेटेड जो कांटेक्ट के द्वारा इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट नहीं हो तो उसके लिए हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और उस दोनों को डायरेक्ट टच को तो प्रिवेंट करने के लिए जो सैनिटेशन नहीं हो तो अप्लाई ग्लोव्स उसके अंदर हम करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे द प्रोसीजर जो उसके ऊपर हम एप्लीकेबल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन करेंगे। यदि बेबी रहेगा वो अंडरस्टेबल है अपने वर्ड्स को या फिर उसकी जो मदर या फिर उसके रिलेटिव्स वगैरह उसके साथ में रहेंगे तो उनको हमको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। Then next asking about any resistant and the allergic reaction, ठीक है। और उसके जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे तो उनसे हमको डिस्कशन करना है कि क्या उस बेबी के अंदर कुछ ऐसी कोई किसी दवाई से रिलेटेड या फिर कोई इस टाइप की कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन तो उसके अंदर नहीं होती, या फिर हमको पहले पूछना है कि इससे पहले क्या बच्चों को किसी दवाई से कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था। तो ये सब जो डाउट्स होता है वो हमको क्लेरिफाई करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। Then next assess the select site, ठीक है। और हमको जो डॉक्टर ने जो बताया गया कि डॉक्टर के ऑर्डर शीट के अंदर लिखा हुआ है कि ये दवाई रहेगी वो हमको इस रूट के द्वारा हमको देंगे, ठीक है। तो बेबी का जो जिस रूट के द्वारा हमको बताई गई है तो क्या वो साइट मतलब जिस साइट के ऊपर हमको दवाई लगाने का बोला गया है, ठीक है, तो उसका जो नॉर्मल क्राइटेरिया मतलब उसका नॉर्मल एनाटॉमी और उसका जो फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा जो फंक्शन वगैरह रहेगा वो हमको चेक करने का जरूरत रहेगा। क्या पता उस जगह के ऊपर कुछ इंजरी वगैरह हो सकती है या फिर कोई उसके अंदर जो डिफॉर्मिटी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो उस जगह के ऊपर हमको यदि पहले से यदि कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है
तो उस जगह पर हमको इंजेक्शन लगाने का जरूरत नहीं रहेगा, उस जगह पर हमको इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इससे जो और भी प्रॉब्लम होती है वो उसकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इससे पहले हमको उसका जो नॉर्मल एनाटॉमी यदि उसका फंक्शन यदि अच्छी तरह से है तो उस जगह पे हमको लगाना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर पोजिशनिंग द चिल्ड्रन, ठीक है। जो चाइल्ड रहेगा वो लंबे समय तक आईवी फ्लूइड लगाया जाएगा, ठीक है। तो आईवी फ्लूइड होता है वो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। या फिर इससे अलावा जो इंजेक्शन वगैरह लगाया जाएगा तो बेबी को हमको प्रॉपर पोजीशन के अंदर रहना, और जो साइड हमको लगानी है वो अच्छी तरह से हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से गलत साइड के ऊपर इंजेक्शन लग गया, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या फिर पोजीशनिंग यदि हम अच्छी तरह से नहीं दिया तो इंजेक्शन होगा वो गलत साइड के वहां पे भी लग सकता है, ठीक है। Then next, select the medication as ordered, ठीक है। और इसके बाद में हमको पोजीशन देने के बाद में हमको जो बेबी रहेगा उसकी जो प्रेस्क्राइब की हुई जो दवाई रहेगी वो हमको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो ऑर्डर शीट के अंदर जो दवाई हमको दी गई है वो उसको हमको सेलेक्ट करना है एंड अरेंज ऑल द नीडेड आर्टिकल, ठीक है। और उस बेबी के बेड के आसपास के उस ट्रे के अंदर सारे जो नीडेड जो आर्टिकल्स रहेंगे वो हमको उसके अंदर अरेंज करना रहेगा, ठीक है। Then next, prepare the medication and dilute, ठीक है। जो एम्पूल के अंदर या फिर जो पाउडर फॉर्म के अंदर जो दवाई अवेलेबल है तो उसको हमको डाइल्यूट करना रहेगा, या फिर डाइल्यूट किया हुआ जो मेडिकेशन है उसको हमको सीरीज के अंदर अच्छी वे के अंदर उसको हमको भर देना, और एयर वगैरह रहेगी वो हमको रिलीज कर देना, ठीक है। देन नेक्स्ट, डाइल्यूट करने के बाद में या फिर जो आईवी बॉटल वगैरह रहेगा, बॉटल या फिर ड्रिप हमको इन्फ्यूजन यदि हमको करने का जरूरत रहेगा तो बॉटल रहेगा उसको हमको प्रिपेयर करके रखना है, उसमें से जो एयर वगैरह रहेगी वो हमको लीक करके रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, क्लीन द साइड, ठीक है। जिस जगह के ऊपर हमको इंजेक्शन लगाना है तो उस साइड का जो कॉटन स्वैब रहेगा या फिर जो स्टेराइल जो स्वैब रहेगा उसके द्वारा स्पिरिट स्वैब के द्वारा हमको उस साइड को क्लीन करना है। उसके बाद में यदि हमको वीगो लगाने का जरूरत है, ठीक है, या फिर जो आईवी कैनुला लगाने का जरूरत है तो वो उसके अंदर लगाएंगे, या फिर जो एडहेसिव टेप के द्वारा उसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ब्यूरोटोमीटर के द्वारा माप तोल करके हम जो आईवी फ्लूइड का जो बॉटल रहेगा वो उसके बेबी के अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्टली हमको आईवी इंजेक्शन लगाना है या फिर जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का जरूरत रहेगा तो उस साइड की जगह को हम उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, लगाने से पहले डाइवर्ट द चाइल्ड अटेंशन, ठीक है। चाइल्ड को चिल्ड्रंस का जो अटेंशन रहेगा वो हमको या तो कोई खिलौना देना है या फिर मदर की बातों के अंदर उसको या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवाना है, ठीक है, बॉटल फीडिंग, तो उसके सारा जो बच्चे का ध्यान होगा वो तो उस टॉय के ऊपर या फिर मदर की बातों के ऊपर या फिर जो फीडिंग करने के ऊपर हो सकता है, और उसके बाद में हम अपना मेडिकेशन होता है वो इंजेक्शन वो दे सकते हैं। वरना बच्चे के सामने यदि इस वे के अंदर इंजेक्शन आप लेके जाएंगे तो बेबी रहेगा वो फियर हो सकता है और वो क्राई करने लग सकता है और हमारे साथ में वो कोऑपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंजेक्शन देने के अंदर हमको डिफिकल्टी होता है, उसको फेस करना हो सकता है, ठीक है। तो डाइवर्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड देन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवाई देने से पहले एक बार हमको फिर से जो दवाई रहेगी वो हमको जो प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर रहेगा उसके अंदर हमको चेक कर लेना है। देन वेट फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद में यदि उस दवाई का उसका क्या रिएक्शन, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो या फिर नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है या फिर एलर्जिक रिएक्शन तो चिल्ड्रंस के अंदर नहीं स्टार्ट हो गई है, तो ये सब जो रिएक्शन दो देखने के लिए हमको 5-10 मिनट तक उस बेबी के पास में हमको खड़ा रहना है, ठीक है। और उसके बाद में यदि कोई रिएक्शन होता है या फिर नॉर्मल क्राइटेरिया रहता है तो ये सब दवाई होती है, हमने कौन सी दवाई दी, कितने टाइम के अंदर दी, उसके अंदर क्या रेस्पॉन्स आया, तो ये सब हमको एक रजिस्टर के अंदर पेशेंट का जो क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर हमको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में जो सारे जो आर्टिकल्स रहते, ठीक है, उस आर्टिकल को वापस सही जगह पे हमको अरेंज करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द कैलकुलेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरल मेडिकेशन एंड द पैरेंटल मेडिकेशन, ठीक है। तो पैरेंटल रूट के द्वारा इस वे के अंदर मेडिकेशन होता है वो हम दे सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पीडियाट्रिक प्रोसेसेस के अंदर पैरेंटल रूट और जो ओरल मेडिकेशन का कैलकुलेशन और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस वे के अंदर कर सकते हैं। तो उसके बाद में
तो नेक्स्ट प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कटोरी स्पून फीडिंग। ठीक है, तो कटोरी स्पून फीडिंग रहेगा, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट पीडियाट्रिक प्रोसीजर इसके अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, तो कटोरी स्पून फीडिंग का इंट्रोडक्शन फेज हम डिस्कशन करेंगे कि इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको वर्ड आप देखिए कटोरी और स्पून, ठीक है, और फीडिंग मतलब जो इसके अंदर सब्सटेंस रहेगा कटोरी के अंदर रहेगा और स्पून के द्वारा बेबी रहेगा, उसको हमको फीड करवाने की जरूरत रहेगा। ठीक है, तो कटोरी और स्पून के द्वारा जो बच्चे को फीड करवाई जा रही है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एज इट इज अ टाइप ऑफ द फीडिंग, मतलब ये एक टाइप का फीडिंग करवाने का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, टाइप ऑफ फीडिंग प्रोसेस टू लो बर्थ वेट चाइल्ड। ठीक है, मतलब जो LBW जो लो वेट जो चाइल्ड होते हैं, मतलब जो बर्थ के टाइम से जो नॉर्मल जितना वेट होना चाहिए, तो ऐसे जो बेबी होते हैं जो इमेच्योर होते हैं उनका जो वेट होता है वो एज के अकॉर्डिंग बर्थ के टाइम पे नहीं होता है, और उनका जो फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा वो बहुत ही वीक होता है। ठीक है, या फिर बर्थ के टाइम से उनको कुछ बीमारी वगैरह हो, ठीक है, या फिर कोई कंजनाइटल तो बर्थ के टाइम से यदि कोई बीमारी वगैरह हो, तो ऐसे चिल्ड्रंस को जो कटोरी स्पून के द्वारा फीडिंग करवाने का जरूरत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट विद द फीडिंग सब्सटेंस इन द कटोरी। ठीक है, और इसके अंदर रहेगा जो दूध पिलाने वाला या फिर जो अदर जो खाने का सब्सटेंस रहेगा वो कटोरी के अंदर रह जाएगा और स्पून के मीडियम के द्वारा उस बेबी को हमको खिला सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे चिल्ड्रंस को खिलाना है, जो लो बर्थ वेट मतलब बर्थ के टाइम पे उनका जो नॉर्मल जो वेट होना चाहिए या फिर जो नॉर्मल जो मैच्योरेशन मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा उनको बर्थ के टाइम से कुछ इलनेस या फिर कोई अदर कोई कंजेनाइटल बीमारी वगैरह उनके अंदर हो, तो उन सब के बच्चों के अंदर जो खाने का जो सब्सटेंस आएगा वो कटोरी के अंदर रखा जाएगा और स्पून के द्वारा या फिर जो एक स्पेसिफिक टाइप के जो चम्मच होते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक डिजाइन किया हुआ जो एक स्पून रहेगा जिसको हम पैलेट स्पून मतलब जो पैलेट स्पून नाम का जो एक आर्टिकल्स रहेगा उसके द्वारा भी हम बच्चे को फीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो पैलेट स्पून के द्वारा भी हम बेबी को फीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, The next it is a bridge between the direct breastfeeding। ठीक है, और ये एक टाइप का ब्रिज मतलब जो एक कनेक्शन रहेगा कि जब बेबी रहेगा वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकता है, तो उसी को मेंटेन करने के लिए या फिर उसका जो कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो कटोरी स्पून का जो क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का ब्रिज मतलब एक टाइप का जो कनेक्शन रहेगा जिसकी वजह से यदि बेबी रहेगा वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है, तो वो इस कटोरी स्पून के द्वारा हम उसको फीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, एंड द बेस्ट मेथड फॉर द फीडिंग मतलब जो फीड करवाने का उसको खाना खिलाने का बेस्ट मेथड है और उसके द्वारा उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो अच्छी तरह से उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द कटोरी स्पून फीडिंग। Okay, the next introduction phase regarding the कटोरी स्पून फीडिंग मतलब जो कटोरी स्पून फीडिंग का मतलब क्या होता है, तो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके इंडिकेशन। ठीक है, तो कटोरी स्पून फीडिंग करवाने का उसके अंदर क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन का मतलब कि वो किस किस कंडीशन के अंदर हम उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों के अंदर ऐसा क्या कंडीशन रहेगा जिसके वजह से कटोरी स्पून फीडिंग कराने का जरूरत हमको रहेगा, मतलब इसका नीड क्या हमको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इसकी वजह से हमको कटोरी स्पून करवाना है। ठीक है, तो इसी के अंदर लो बर्थ वेट ठीक है, जो बेबी रहेगा उसको बर्थ के टाइम के अंदर जो वेट यदि कम है, ठीक है, तो उसके वेट को बढ़ाने के लिए या फिर तो एक्स्ट्रा उसको वेट का जो फीडिंग का जरूरत रहेगा। ठीक है, तो LBW जो चाइल्ड रहेगा उसके अंदर हमको ये कटोरी स्पून फीडिंग करवाने का जरूरत हो सकता है। ठीक है, या फिर जो प्री टर्म या फिर जो इमेच्योर चाइल्ड, ठीक है, मतलब ऐसा जो बेबी रहेगा जो बर्थ के टाइम के उसका जो बॉडी का फंक्शन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है या फिर जो उसका जो पूरा जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने से पहले ही यदि उसका बर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे चिल्ड्रंस का अंदर भी हमको ये फीडिंग करवाने का जरूरत रहेगा। ठीक है,
देन नेक्स्ट एनी कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड ऐसे कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि उसके अंदर गोड से पकड़ने के लिए जो क्लेफ्ट लिप होगा या फिर जो क्लेफ्ट पैलेट मतलब जो तालू वाला पार्ट निकलने के लिए जो पार्ट रहेगा वो उसके अंदर डिफेक्टिव है, या फिर जो लिप वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर जो कट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सब जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम वगैरह रहेगी, तो इस कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से भी ये कटोरी स्पून के द्वारा फीडिंग कराने का जरूरत उसके अंदर होगा, ठीक है। द नेक्स्ट फिजिकल इलनेस एंड द मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, तो फिजिकल इलनेस मतलब उसको बर्थ के टाइम से उसके अंदर कुछ बीमारी वगैरह रहेगी, बेबी पूरा वीक हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर उसका कम हो जाएगा, और एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमको ये कटोरी स्पून फीडिंग रहेगा वो एप्लीकेबल करवाने का जरूरत रहेगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो मेंटल रिटार्डेशन मतलब एक जो बेबी रहेगा उसको ऐसा ऑर्डर होता है वो फॉलो नहीं कर पाता है और अच्छी तरह से फीडिंग भी नहीं कर पाता है, वो मेंटली उसका जो इंटेलेक्चुअल पावर मतलब इंटेलिजेंस लेवल होता है वो यदि कम होता है तो उसका पूरा रूटीन नहीं होता है खाने पीने का, ठीक है, तो उसकी वजह से हमको उसको कटोरी और स्पून के द्वारा हमको फीडिंग करवाने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन जो चिल्ड्रंस रहेगा उसके अंदर भी हम ये एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मदर इलनेस या फिर डेथ, ठीक है, मतलब ऐसा कंडीशन होता है कि कभी कभी मदर होता है तो मदर हो तो उसकी बेबी को अच्छे टाइम टू टाइम फीडिंग नहीं करवा सकती, या फिर मदर को कुछ बीमारी वगैरह होती है, या फिर बर्थ के टाइम से बर्थ होने के बाद में मदर यदि वो डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मदर के डेथ होने के बाद में बेबी को अच्छी तरह से केयर करने के लिए ये सब जो क्राइटेरिया रहेगा उसके ऊपर बेबी रहेगा वो डिपेंड हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अदर, ठीक है, तो अदर जो इंडिकेशंस रहेंगे मतलब इसके अलावा ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जिसके अंदर भी हम ये एप्लीकेबल उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर रहेगा ऑर्फन चिल्ड्रंस मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका जो केयर करने वाला कोई नहीं होता तो उनको भी इस वे के द्वारा फीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वर्किंग मदर चिल्ड्रंस मतलब ऐसे जो चिल्ड्रंस है जिनकी मदर रहेगी वो बॉटल फीडिंग देगी जाती है और वो किसी सेंटर के ऊपर देखी जाती है बेबी को, और वहां पे जो सेंटर वाले होते हैं वो बच्चे को कटोरी स्पून के द्वारा फीडिंग करवाते हैं, और जो उनकी मदर होती है वो काम पे चली जाती है, ठीक है, तो उस कटोरी स्पून के द्वारा जो वर्किंग मदर के जो चिल्ड्रंस होते हैं मतलब जिनकी मदर होती है वो काम पे जाने वाली होती है तो उनके बच्चों को भी फीडिंग होगी वो इस मेथड के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है, पोस्ट टर्म बेबी रहेगा कि बर्थ होने से पहले उसके अंदर ज्यादा मैच्योरिटी आ गई, ठीक है, मतलब बेबी रहेगा वो उसका साइज जो शेप रहेगा वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसके खाने पीने की जरूरत रहेगी मतलब उसको ज्यादा एनर्जी का नीड रहेगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है, तो इसकी वजह से तो एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी जो फूड रहेगा तो एनर्जी वाला फूड रहेगा वो कटोरी स्पून के द्वारा उस बेबी को हम एप्लीकेबल करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द इंडिकेशन मतलब किस कंडीशन के अंदर हमको कटोरी स्पून के द्वारा फीडिंग करवाने का जरूरत इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। Okay, then next, after the indication regarding the कटोरी spoon feeding, the next heading, the articles needed in the कटोरी spoon feeding, ठीक है, मतलब एक जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसको कटोरी स्पून फीडिंग करवाने के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स का जरूरत उसके अंदर रहता है, ठीक है, तो उसी के अंदर एक स्पेसिफिक डिजाइन किया हुआ जो स्पून रहेगा पैलेट स्पून उसके अंदर जरूरत हो सकता है, ठीक है, ग्लोव्स रहेगा जो उसका कंटामिनेशन इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकेगा, मेजरिंग कप, ठीक है, मतलब जो फीडिंग जितनी हम दे रहे हैं तो उसको मेजर मतलब माप तोल करने के लिए एक जो कप रहेगा तो मेजरिंग कप उसके अंदर जरूरत रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कटोरी स्पून मतलब कटोरी रहेगा और उसके अंदर एक चम्मच होगा वो उसके अंदर रह सकता है, ठीक है, और टॉवल, ठीक है, मतलब जो बेबी का कपड़ा रहेगा या फिर जो बेडशीट वगैरह खराब नहीं हो तो टॉवल रहेगा वो उसके अंदर हमको जरूरत रहेगा, ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हमको जरूरत उसके अंदर रह सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट कटोरी स्पून करवाने का प्रोसेस उसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है, तो सेम इज प्रोसेस रहेगा कि हैंड टाइजिंग करना चाहिए, ग्लोव्स हमको एप्लीकेबल करके रखना है, ठीक है, सारे आर्टिकल्स वगैरह रहेंगे वो हमको अरेंज करके रखना है, यदि जरूरत है तो एक्सप्लेन जो प्रोसीजर रहेगा वो हमको उसके घर वाले वगैरह रहेंगे तो उसको हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिपेयर द
फूड, ठीक है, मतलब जो प्रिपेयर जो हमको खाना हमको देने का जरूरत है वो हमको प्रिपेयर करना है। एंड द प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस को हमको अचीवमेंट इन द पोजिशन हमको दे के रखना है, ठीक है। एंड उसको देने से पहले यदि वो उसको निकलने का जो रिफ्लेक्स या फिर जो गले के अंदर कुछ अटक जाए तो वो उसका जो गैग रिफ्लेक्स होता है, तो ये दोनों रिफ्लेक्स हो गए, वो उसके अंदर हमको देखना है, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेट द फीडिंग, जो हमने फीडिंग हमने जो तैयार की है वो हमने उसको फीडिंग करवाने का जरूरत रहेगा। एंड चेक एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह होता है, यदि खाना निकलने में उसको तकलीफ हुई, गैग रिफ्लेक्स का मतलब जो गले के अंदर अटक जाता है तो उसके वापस बाहर फेंकने के लिए जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो उसके अंदर नहीं हुआ और बहुत सारा खाना रहेगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला गया, तो कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो उसके अंदर हमको नोटिस करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। मेंटेन द आईओ चार्ट, ठीक है, मतलब जो इनपुट आउटपुट जो चार्ट होता है, मतलब कितना उसने खाया और वापस कितना उसके अंदर एक्सक्रीट किया, तो ये सब इनपुट आउटपुट जो आईओ चार्ट रहेगा वो उसको मेंटेन करने का जरूरत रहेगा। एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसीजर हमने उसको खाना दिया, कौन सा पेशेंट को दिया, किसके द्वारा दिया, कौन सा टाइम पीरियड के अंदर दिया, तो ये सब जो सारा क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हमको डॉक्यूमेंट करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द कटोरी स्पून फीडिंग, ठीक है। तो पीडियाट्रिक प्रोसेसर के अंदर कटोरी स्पून का प्रोसेस होता है वो कंप्लीटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर जो फीडिंग का टाइप रहेगा उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।